नमस्कार। यदि अंतर्राष्ट्रीय विवादों की एक सूची बनाई जाए तो शायद दक्षिण चीन सागर उसमें सबसे ऊपर होगा। एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी किसी महत्व की वजह से नहीं बल्कि अपने विवादों की वजह से ज़्यादा चर्चा में रहता है, और विवाद भी ऐसा कि पक्षकारों के बीच कई बार युद्ध तक की नौबत आ जाती है। बिल्कुल भारत के गलवान वैली की तरह, जहां पिछले बार चीन और भारत एक दूसरे के सामने युद्ध की स्थिति में पहुंच गए थे। वैसे किसी भी विवाद में पक्षकारों की संख्या 1, 2 या 3 होती है, लेकिन यह दुनिया का इकलौता ऐसा विवाद है जहां पक्षकारों की संख्या लगभग 1 दर्जन है। दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग सारे देश इस विवाद की जद में हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि चीन इस पूरे विवाद में कहीं ना कहीं शामिल होगा, लेकिन यहाँ चीन केवल शामिल ही नहीं है बल्कि मुख्य भूमिका में है, या यूं कहें तो सारे विवाद की जड़ ही चीन है या उसके द्वारा पैदा की गई है। यह मामला भी चीन के उस अनाधिकृत कब्जे और हड़प वाली नीति का परिणाम है जो तिब्बत से लेकर ताइवान तक और भूटान से लेकर तवांग तक देखने को मिलती है। क्या है यह पूरा मामला, चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चीन के दक्षिण भाग में स्थित लगभग 35 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल में फैला यह विशाल सागर अपने प्राकृतिक संसाधनों के लिए मशहूर है। चीन की तेल और गैस निकालने वाली कंपनी CNOOC के 2012 के अनुमान के मुताबिक इस सागर में लगभग 125 बिलियन बैरल ऑयल और 500 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस हो सकता है। और इसी आधार पर चीन इसको सेकेंड पर्शियन ऑफ गल्फ कहता है, यानी दूसरा गल्फ की खाड़ी कहता है। हालांकि यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन का अनुमान थोड़ा इससे कम है। उसके अनुसार दक्षिण चीन सागर में 11 बिलियन बैरल ऑयल और लगभग 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस हो सकता है। जो भी हो, अनुमान तो लगाया जा सकता है कि दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की एक प्रचुर मात्रा पड़ी हुई है। ऊपर से यह क्षेत्र मछलियों के लिए भी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर विश्व व्यापार के नज़र से देखें तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक रूट है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंकटाड यानी UNCTAD के हिसाब से विश्व के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 1/3 इसी रूट से होता है। यही वो समुद्री मार्ग है जो इंडियन ओशन को स्टेट ऑफ मलक्का के थ्रू पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। खाड़ी के देशों के द्वारा जितनी भी तेल की सप्लाई दक्षिण पूर्व के देशों को होती है, जिसमें चीन और जापान भी शामिल है, उसकी सारी तेल की सप्लाई इसी रूट से होती है। लगभग 15 मिलियन बैरल ऑयल इस क्षेत्र से रोज गुजरता है, इसलिए इसको वर्ल्ड्स एनर्जी रूट के नाम से भी जानते हैं। दूसरी तरफ चीन का लगभग 64% समुद्री व्यापार और जापान का लगभग 42% समुद्री व्यापार इसी रूट के द्वारा होता है। जाहिर है इतने महत्वपूर्ण संसाधन को पाने की होड़ इस समुद्र के किनारे बसे देशों के द्वारा होगी, लेकिन किसका कितना अधिकार होगा यह संयुक्त राष्ट्र संघ के समुद्र के संबंधित कानून के अनुसार पहले से ही तय है, जिसे अनक्लॉस कहते हैं, यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। इसके द्वारा किसी भी देश के कोस्टल बॉर्डर से 200 नॉटिकल माइल तक की सीमा उस देश की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मानी जाती है, और इसी सीमा तक कोई भी देश समुद्र के अंदर संसाधनों का दोहन कर सकता है। एक तरह से उसको अधिकार प्राप्त होता है कि इतनी सीमा तक आप अपने संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। लेकिन चीन इसको नहीं मानता। चीन समुद्री सीमा को मानने के बजाय लगभग 90% दक्षिण चीन सागर के एरिया को अपना बताता है या उस पर दावा करता है, और यही से सारा विवाद शुरू होता है। जबकि ताज्जुब की बात यह है कि चीन खुद इस अनक्लॉस के नियम का सिग्नेटरी है और अपने देश में इसको रेटिफाई भी करता है। जाहिर है जब कोई अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध इतने बड़े एरिया पे दावा करेगा तो दूसरे के अधिकार सीमित होंगे, और सारा का सारा विवाद यहीं से पनपता है। अगर इसके विवादों को देखा जाए तो इसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला चीन, दूसरा दक्षिण पूर्व के वो देश जो दक्षिण चीन सागर के किनारे बसे हुए हैं, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे का आधार है उसी के द्वारा जारी किया गया मैप का एक हिस्सा, जिसे 9 डैश लाइन कहते हैं। 9 डैश लाइन ओरिजिनली 11 डैश लाइन हुआ करता था, जिसे 1947 में चीन की नेशनलिस्ट सरकार ने
चीन के इलाके को दर्शाने के लिए किया था। इस मैप में साउथ चाइना सी के इलाके को 11 डैश लाइन से दिखाया गया था। चूंकि समुद्र के ऊपर कोई फिक्स बाउंड्री नहीं हो सकती थी, इसलिए नक्शे में इसे कंटिन्यूअस लाइन के द्वारा न दिखा के बल्कि उसे डैश लाइन के द्वारा दिखाया गया था, जिसमें कुल 11 डैश थे। और चीन का यह मैप उसके पुराने राजवंशों जैसे मिंग और किंग डायनेस्टी के द्वारा शासित क्षेत्रों के आधार पर थे, जिनका शासन चीन में 1368 से लेकर 1912 तक था। आप सोचिए कितना बड़ा मजाक है कि कोई खुद ही नक्शा जारी करे और खुद ही किसी क्षेत्र पर दावा कर दे। अगर इसी तरह का नक्शा भारत बनाने लगे तो बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक और बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक ये सारे क्षेत्र भारत का हिस्सा होने चाहिए। सोचिए कितनी बड़ी दुविधा और विवादास्पद स्थिति चीन के द्वारा क्रिएट की जा रही है। लेकिन 1952 में चीन के प्रधानमंत्री झाओ इनलाइन ने वियतनाम के साथ एक समझौता किया और दक्षिण चीन सागर के एक हिस्से, जिसे स्ट्रेट ऑफ टोनकिन कहते हैं, उसको वियतनाम को दे दिया। इससे चीन के 11 डैश में से 2 डैश कम हो गए और डैशों की संख्या 9 रह गई, जिसे अब 9 डैश लाइन के नाम से जानते हैं। और चीन अब इसी 9 डैश के आधार पे दक्षिण चीन सागर में अपना दावा करता है। वैसे 9 डैश लाइन भी किसी मजाक से कम नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई देश अपना खुद ही नक्शा जारी करे और किसी एरिया को अपना बताने लगे, लेकिन चीन इसमें माहिर है। संगति का असर इंसान पे पड़ता है। आजकल नेपाल का बड़ा दोस्ताना संबंध चीन के साथ है और जाहिर है इसका प्रभाव नेपाल पे पड़ना था। पिछले साल उसने भी अपना एक संशोधित नक्शा जारी किया और उसमें भारत के 2 इलाके लिपू लेक और काला पानी को अपना दिखाने लगा। सोचिए इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। लेकिन चाइना के इस 9 डैश क्लेम को फिलीपींस ने 2013 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ परमानेंट आर्बिट्रेशन में चुनौती दी और कोर्ट ने अपने 2016 के फैसले में चीन के इस दावे को इलीगल पाया और माना कि चीन का ऐसा कोई भी दावा वैध नहीं हो सकता। लेकिन चीन तो चीन है। उसने उस फैसले को मानने के बजाय उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को ही मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उस इंटरनेशनल कोर्ट को अधिकार ही नहीं था कि दक्षिण चीन सागर पे वो अपना कोई फैसला बताए। सोचिए क्या विकट स्थिति है चीन के एरोगेंस की। इसके अलावा चीन दक्षिण चीन सागर के उन द्वीपों पर भी कब्जा जताता है जहां पहले से ही किसी दूसरे देश का कब्जा है। वैसे दक्षिण चीन सागर में द्वीपों की संख्या लगभग 200 से ज्यादा है, लेकिन इसमें से 3 द्वीप समूह हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। ये है स्कारबोरो, पैरासेल एंड स्पार्टली। चीन में 1974 में पैरासेल को वियतनाम से छीन लिया था, तो वहीं 2012 में उसने स्कारबोरो को फिलीपींस से छीन लिया था, जबकि स्पार्टली के कुछ हिस्से पे उसका कब्जा है और बाकी के द्वीपों पे कब्जा वियतनाम, फिलीपींस और ताइवान का है। समझ सकते हैं कि यू शेप्ड वाले 9 डैश लाइन के एरिया को चीन न केवल क्लेम करता है बल्कि इस एरिया में पड़ने वाले द्वीपों को बलपूर्वक छीन भी रहा है। इसके पीछे चीन का एक ही उद्देश्य है कि यदि उसके 9 डैश लाइन के क्लेम को दुनिया नहीं मानती तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार, जो पहले ही आपको बताया अनक्लॉस के जो नियम है, उसके अनुसार द्वीपों के 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया तो चीन के कब्जे में आ ही जाएगा। और यदि वो दक्षिण चीन सागर के सारे द्वीपों पर कब्जा कर ले तो 200 नॉटिकल माइल वाला एरिया बता के भी लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर कब्जा किया जा सकता है। इसके अलावा चीन उन जगहों पे कृत्रिम आइलैंड भी बना रहा है जो जगह खाली हो सकते हैं या जहां कहीं आइलैंड नहीं है, ताकि कोई भी ऐसा इलाका ना हो जो उसके कब्जे से छूट सके। आप इस स्थिति को अंडमान निकोबार से समझ सकते हैं। अंडमान निकोबार होने से भारत की समुद्रिक स्थिति कितने आगे तक बढ़ जाती है और इससे स्पष्ट होता है कि इस दक्षिण चीन सागर में हुए सारे विवाद की जड़ में कहीं ना कहीं चीन है या उसको हड़पने की उसकी मंशा जाहिर होती है। इसका दूसरा पक्ष है आसियान के वो देश जो दक्षिण चीन सागर के किनारे पर स्थित है। यदि उत्तर दिशा से क्लॉकवाइज देखें तो चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम इसके किनारे पर स्थित है। जाहिर है इन देशों का भी अपने अपने EEZ में समुद्र के संसाधनों का दोहन करने का अधिकार है। इन देशों के पास दक्षिण चीन सागर के कुछ द्वीपों का कब्जा भी है। लेकिन मामला यहीं उलझ जाता है।
इन देशों के EEZ यानी 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया चीन के 9 डैश क्लेम को ओवरलैप करता है। तो वहीं कुछ देश इतने करीब हैं कि आपस में इन दोनों के EEZ एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और सामूहिक रूप से चाइना के 9 डैश क्लेम वाले एरिया को भी ओवरलैप करते हैं। द्वीपों का क्लेम भी एक पक्षीय या द्विपक्षीय नहीं बल्कि बहुपक्षीय है। जैसे स्कारबोरो आइलैंड जो कभी फिलीपींस का हिस्सा था वो अब चाइना के पास है, जबकि ताइवान भी उस पर क्लेम करता है। वैसे ही पारासेल जो कभी वियतनाम का हिस्सा था उसको चीन ने छीन लिया और उस पर फिलीपींस भी क्लेम करता है। स्पार्टली की स्थिति तो और विकराल है। इसके मैक्सिमम हिस्से पर चीन का कब्जा है, तो बाकी छोटे छोटे आइलैंड्स पे वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान और अन्य देशों का कब्जा है। समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी उलझी हुई है। इतनी आसानी से ना सुलझ सकती है और ना ही इसको सुलझा पाना इतना आसान दिखता है। इसका तीसरा पक्ष है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर अमेरिका, यूरोप के देश, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। दक्षिण पूर्व एशिया के देश तो पहले से ही भिड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लगता है कि यदि चीन को नहीं रोका गया तो वो लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर को हड़प लेगा और उसकी मनमानी भी बढ़ेगी। दक्षिण चीन सागर पर चीन का कब्जा होने से इतने इंपॉर्टेंट मैरीटाइम रूट को चीन बाधित कर सकता है और इसके बाधित होने से एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने वाले समुद्री मार्ग में बाधा होगी और लगभग 1/3 विश्व व्यापार इससे प्रभावित होगा। इसलिए ये सारे देश मिलकर चीन के दक्षिण चीन सागर पर क्लेम को न केवल इलीगल बताते हैं बल्कि उसका मनोबल तोड़ने के लिए दक्षिण चीन सागर में ज्वाइंट नेवल ऑपरेशन भी करते रहते हैं। हालांकि जब भी ये ज्वाइंट नेवल ऑपरेशन होता है चीन इसको अपना जल क्षेत्र बताकर इन लोगों पर दबाव बढ़ाता है और युद्ध की धमकी देता है। हालांकि विश्व समुदाय को इससे प्रभाव नहीं पड़ता और वो लोग भी निरंतर चीन पे इस तरह के दबाव बनाते रहते हैं।